नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। इवन इस्लामाबाद में चंद रोज़ पहले जो मौसम बड़ा खुशगवार था और अब आहिस्ता आहिस्ता जो गर्मी की शिद्दत है और टेम्परेचर है उसमें इजाफा होता जा रहा है। और ज़ाहिर है कि जब गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है तो बिजली की जो कंजम्पशन है उसमें भी इजाफा होगा। और उसके नतीजे में आपको पता है कि गुज़श्ता कम अज़ कम 2 सालों में हमने देखा है कि बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। तो फिर जो आम सारिफ हैं वो यकीनी तौर पर सोचने पर मजबूर होते हैं कि क्या वो बिजली की जो कंजम्पशन है उसको किस तरीके से करें, क्योंकि फिर उनकी जेब पर भी जो बोझ है वो पड़ता है। तो एक तरफ गर्मी की शिद्दत से लोगों को निपटना है, तो दूसरी तरफ बुरी खबर ये है कि जैसे ही जो ये टेम्परेचर है मज़ीद बढ़ेगा तो ख़दशा है कि हुकूमत तैयारी कर रही है कि बिजली की कीमतों में भी मज़ीद इजाफा होगा। तो शहबाज, बिजली की कीमतों पर आने से पहले और एग्जैक्टली कितना इजाफा होगा, थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं। दो कि कोई अच्छी खबर तो नहीं है क्योंकि उसका लिंक भी है। जो IMF की टीम इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, जो नेगोशिएशंस हो रही हैं। एक चीज़ जो ऑब्वियसली हमें पता है कि IMF की टीम क्यों आई है कि क्योंकि हमें एक नया एक्सटेंडेड प्रोग्राम चाहिए। लेकिन IMF भी और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो क्लियरली इस दफ़ा कह नहीं रही कि ये जो IMF का मिशन आया हुआ है क्या स्पेसिफिकली नए प्रोग्राम के लिए आया हुआ है। वो कह रहे हैं कि ये फर्दर इंगेजमेंट कर रहे हैं हम पाकिस्तान के साथ। तो वाई इतनी आप कह सकते हैं कि एम्बिग्विटी क्यों है? देखिए, आमतौर पर तासुर तो यही था कि IMF का ये जो मिशन पाकिस्तान आया है वो एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, मतलब कोई 3 साल का एक बड़ा प्रोग्राम करने के लिए पाकिस्तान आए हैं और एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ लग नहीं रहा। जो हमारे ज़रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और जो कुछ इंडिकेशंस भी आ रही हैं, और अगर आप IMF का शेड्यूल भी देखें तो जिस किस्म की मीटिंग्स हैं उससे तासुर तो कुछ ऐसा मिल रहा है कि शायद वाली बात है, हतमी बात नहीं है कि 23 फरवरी को पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे के बगैर IMF की टीम जो है वापस चली जाए। और इसका मतलब ये नहीं कि कोई मिशन नाकाम हो गया, यानी उनकी नेचर ऑफ द मिशन ऐसी होगी या है कि शायद ये मुआहिदा ना हो। अभी जो IMF पाकिस्तान उसके मेरे ख्याल में और कुछ जो इन्फॉर्मेशन भी है 2 से 3 बड़े मकासद लग रहे हैं। नंबर 1, IMF इस वक्त ये असेस कर रहा है कि जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान की, इसके अंदर इसकी कैपेसिटी कितनी है, सियासी तौर पर कितनी मजबूत हुकूमत है कि ये जो है अहम फैसले कर भी सकती है या नहीं। और एक शौक था हुकूमत के लिए जो लगा, सेटबैक भी था, नॉट शॉक, एक सेटबैक था, जब आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में मुजाहरे हुए तो प्राइम मिनिस्टर ने फौरी कंसीड किया, ना सिर्फ फौरी कंसीड किया, बजट से भी 23 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। चूंकि बजट में ये पैसा रखा नहीं गया था तो एमरजेंसी मकासद के लिए कुछ पैसे हुकूमत ने रखे हुए थे बजट में, उसको डाइवर्ट करके 23 अरब रुपए की सब्सिडी AJK के जो सारिफीन है उनको दी गई है, बिजली के ऊपर भी और गंदम के ऊपर। दूसरा जो इसका मकसद लग रहा है IMF के दौरे का वो ये है कि जो भी इक़दामात हुकूमत पाकिस्तान रिकमेंड करती है कि वो ये इस्लाहात करेगी IMF के प्रोग्राम के तहत, क्या वो ये कर भी सकती है या नहीं, क्या वो इकोनॉमिकली भी स्पीकिंग अगर आप पॉलिटिकल आस्पेक्ट को सेपरेट भी कर दे तो क्या हुकूमत वो जो मेजर्स हैं उसमें कुछ वो सॉलिड है भी या नहीं। और तीसरा और सबसे बढ़कर कि जो अगले माली साल का बजट है उसको वेट करेगा IMF की टीम, और उसकी जो टीम है उसमें काफ़ी हद तक बजट के ऊपर इनकी प्रेजेंटेशंस भी हो चुकी हैं, कुछ मेजर जो नंबर्स हैं वो डिस्कस भी हो चुके हैं, कुछ चीज़ें आज फाइनल होने वाली थी। तो ये जो 3 बड़े मकासद थे IMF के, और अगर बजट जो IMF इनका वेट करता है, मंजूर करता है, वही बजट फिर नेशनल असेंबली पास कर देती है तो फिर गालिबन उसके बाद कोई स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो अनाउंस होगा और उसकी फिर बोर्ड से अप्रूवल होगी। इसकी वजह ये भी तो नहीं है क्योंकि IMF को लेकर के आपको पता है कि पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स हैं कि जो भी हालिया उनके प्रोग्राम रहे हैं कि उसकी वजह से पाकिस्तान की मैशत के हालात तो बेहतर नहीं हुए। और क्या ये वजह हो सकती है कि दोनों जो फरीकैन हैं इस दफ़ा उसको ज़रा लो की रखना चाहते हैं ताकि बहुत ज़्यादा मीडिया अटेंशन ना हो, खामोशी के साथ वो काम करें। और एक रीज़न क्या ये भी हो सकती है क्योंकि माजी में जब हम जिस तरह स्टैंड बाय अरेंजमेंट हुआ था वी वर ऑन द वर्ज ऑफ पोटेंशली हम डिफ़ॉल्ट के करीब थे। अब हमारे जो ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं मोर देन $9 बिलियन हैं, तो शायद उस तरह की अर्जेंसी भी नहीं है। थोड़ा सा इस गवर्नमेंट के पास टाइम है कि आप अगर अगला प्रोग्राम नेगोशिएट भी करना है सो दे कैन वेट फॉर फ्यू मंथ्स। देखिए, जहाँ तक तो मीडिया से दूर रखने की बात है वो तो इन्होंने कोशिश की थी। जो फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी, हमने वो यहाँ पे ऑन एयर भी की अपने प्रोग्राम में, कि उन्होंने कहा था 7 से 10 दिन के बाद मिशन आएगा। मिशन 48 से 72 घंटों के अंदर पाकिस्तान पहुँच गया था। पर चूँकि सारी मीटिंग्स इनकी सरीना होटल में हो रही हैं
वहीं पे काफ़ी इन्होंने इस दफ़ा सिक्योरिटी भी रखी हुई है, बट इन्फॉर्मेशन कभी छुपती नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन तो बाहर आ जाती है। आज भी हम डिस्कस करेंगे कि जो कुछ इन मीटिंग्स के अंदर हो रहा है, कुछ कल के प्रोग्राम में भी इंशाल्लाह करेंगे। तो जो ओवरऑल जो सूरत हाल बन रही है वो तो जहाँ तक आपने इनकी स्पेस की बात की है, यस इस वक्त कोई इतनी अर्जेंसी नहीं है कि आपने फौरी IMF का प्रोग्राम करना, लेकिन एक हद से ज़्यादा अगर इसमें ताख़ीर हुई तो मार्केट के अंदर स्पेकुलेशन आ सकती है। तो बेहतर यही है कि जब भी जो लगता है तो ऐसे कि 23 फरवरी को ये मिशन कंक्लूड हो जाएगा, 23 मई को, एक फरवरी बड़ा बार बार हमारे जहन में आ रहा है, 23 मई को ये जो मिशन है ये कंक्लूड हो जाएगा और एक पॉजिटिव एक स्टेटमेंट आ जाएगी। ये एक एक्सपेक्टेशन आप इसे कर सकते हैं, बिल्कुल कोई नाकामी वाली बात मुझे नजर नहीं आ रही। IMF के मुज़ाकरात की बात की तो मेरा ख्याल एक बड़ी खबर हम बता देते हैं नाजरीन को। ऑल्दो हमने कुछ चीज़ें तो रिपोर्ट की हुई थी एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए भी कि पाकिस्तान ने IMF को बताया कि 5 से 7 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफा होगा जुलाई से, लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुक रही। हमारे ज़राए ने कुछ हमें मजीद इन्फॉर्मेशन दी है। कल एक अहम इजलास हुआ, एक अहम मीटिंग हुई पाकिस्तान की और IMF के हुकाम की, जिसके अंदर IMF को ये बात बताई गई है कि जुलाई में बिजली के जो बिल है उसमें बेतहाशा इजाफा हो सकता है। उसके 3 बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये कि 5 से 7 रुपए जो इजाफा होगा वो सालाना की बुनियादों पर होगा, जो एनुअल बेस टैरिफ के अंदर बिल्ट इन हो जाएगा। उसके अलावा मंथली फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी आएगी और सहमाही बुनियादों के ऊपर भी जो है बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। तो जुलाई में जो इस दफ़ा जो बिजली की कीमतों में इजाफा होगा वो अच्छा खासा इजाफा होगा। 3 उसके अंदर जो मेजर है वो होंगी डिटर्मिनेशन, और इसमें जो आपको अगस्त के बिजली के बिल मिलेंगे तो जो इस दफ़ा जो आपको प्राइस मिलेगी, हो सकता है जो पिछली दफ़ा जो अगस्त में एक शॉक लगा था सारिफिन को बिजली की कीमतों में इजाफे का, ये उससे भी कहीं ज़्यादा होगा। और इसके ऊपर जो एक अहम चीज़ ये है कि हुकूमत ने या जो एनर्जी डिवीजन है, मिनिस्ट्री है, उन्होंने जो प्राइस की डिटर्मिनेशन की थी एनुअल बेस टैरिफ की, उसमें उन्होंने जो रुपए की कदर को मुस्तहकम रखा था कि चूंकि रुपए की कदर मुस्तहकम है तो उसकी बुनियाद के ऊपर इन्होंने कहा था कि 5 से 7 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। हमारे जरा ये बता रहे हैं कि IMF ने हुकूमत को अब यह मशवरा दिया है कि आप मुस्तहकम रुपए की बुनियाद के ऊपर अगले साल का जो एनुअल बेस टैरिफ इंक्रीज है वो आप डिटर्मन ना करें, बल्कि रुपए की जो कदर है उसमें जो ऑन एन एवरेज हर साल जो एक उसके अंदर डिवैल्यूएशन होती है उसका आस्पेक्ट भी जहन में रखें। तो अगर ये इसको भी शामिल कर लिया जाए तो 5 से 7 रुपए जो बिजली की कीमतों में इजाफा है उससे ज्यादा होगा। और उससे बड़ी बात ये कि इस साल जो हुकूमत ने एक एस्टिमेट किया था कि 7% जो है उसमें खपत होगी बिजली की, उसमें इजाफा होगा, वो उनके एस्टिमेट्स गलत साबित हुए हैं। तो IMF ने कहा कि इस दफ़ा जो आपने डिटर्मिनेशन करनी है तो उसमें आपने जो एक्चुअल आपकी जो एस्टिमेट्स होने चाहिए उसमें और जो प्रोविजनल एस्टिमेट्स हैं उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। तो अगर उसको भी हुकूमत एक्चुअलाइज करने की कोशिश करती है, 2 से 3% कंजम्पशन करती है, तो फिर इसमें और ज़्यादा भी इजाफा हो सकता है। तो कामरान ये सूरत हाल जो इस वक्त पावर सेक्टर की बन रही है ये इंतहाई तशवीशनाक बन रही है सारिफिन के लिए। और इसमें और ज़्यादा जो इसके अंदर मुझे एक डिप्रेसिंग चीज़ ये लग रही है कि बावजूद इसके कि जितना भी बिजली की कीमतों में इजाफा कर लें, जो इसका एक बुनियादी मकसद है कि जो पावर सेक्टर है वो फाइनेंशियली वायबल हो, वो वायबल नहीं हो रहा। और ये बात भी IMF को बता दी गई है कि सर्कुलर डेट जो कि हुकूमत का ख्याल था कि इस साल बेतहाशा बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद 2310 अरब रुपया रहेगा, ये नाकामी का इतराफ पावर डिवीजन ने IMF के सामने कर लिया कि नहीं, ये 2310 अरब रुपया नहीं रहेगा, ये हो सकता है कोई 2450 अरब रुपए तक चला जाए। इसका मतलब है कि जो हम अपने प्रोग्रामों में डिस्कशन पहले भी करते रहे कि सर्कुलर डेट का मसला अगर हल करना है तो वो हल उसका ये नहीं है कि आप बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा करते रहें। अगर ये वजह होती तो फिर तो जो हमारा गर्दिशी कर्ज़ों वाला मामला है ये हल हो जाना चाहिए था। अब आपने जिक्र भी किया जुलाई, ऑब्वियसली उसमें कीमतें जब बढ़ेंगी, जुलाई वो महीना होता है आई थिंक पूरे साल में शायद सबसे ज़्यादा बिजली की कंजम्पशन होती है, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो अब उसमें जो एक दूसरा एस्पेक्ट है, आपको पता है कि ऑलरेडी ये गवर्नमेंट जो है बड़ी वीक फुटिंग के ऊपर है और आप जब आपने रिफॉर्म्स करनी होती हैं तो एक स्ट्रॉन्ग तगड़ी गवर्नमेंट आपको चाहिए। AJK के अंदर हमने देखा कि कैसे गवर्नमेंट दबाव में आ गई और दो के कहते हैं कि उसको मिस हैंडल किया गया, कई माह से वो चीज़ें चल रही थी। तो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये एक झलक है, एक टेम्पलेट है और खुदा ना खास्ता अगर जुलाई में और ऑलरेडी दो के महंगाई की शरह कुछ तो कम हुई है लेकिन बिजली के बिल जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं और एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो बाकी पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं उसके नतीजे में कोई स्ट्रीट प्रोटेस्ट होते हैं
तो ये तो मुश्किल हो जाएगा गवर्नमेंट। देखिए, जिस किस्म की सूरत खुद हुकूमत ने पेंट की है इन फ्रंट ऑफ द IMF, वो तो काफ़ी डिप्रेसिंग है। मतलब अगर आप बिजली के बिलों में 3 मुख्तलिफ डिटर्मिनेशन में करेंगे, माहाना बुनियादों पर इंक्रीज करेंगे, सहमाही बुनियादों पर भी इंक्रीज करेंगे, एनुअल बुनियादों पर भी इंक्रीज, और तीनों जो इंक्रीजेज हैं वो एक साथ आ रहे हैं। आपको याद है कि पिछले साल जुलाई अगस्त में या अगस्त सितंबर में जो प्रोटेस्ट हुए थे उसकी वजह ये थी कि 2 महीनों का इकट्ठा इंक्रीज लग के आ गया था, हुकूमत ने डिलेड किया था। जो पिछली ये जो PDM की गवर्नमेंट थी, इन्होंने 1 जुलाई से उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, लेट उसकी डिटर्मिनेशन की और लेट इंप्लीमेंटेशन की, जिसकी वजह से जो अगस्त के बिल थे उसमें जुलाई वाला इंक्रीज भी लग के आ गया, अगस्त वाला भी, अगर सितंबर में जब लोगों का रिएक्शन आया। तो अब अगर एक भी इंक्रीज लेट से करते हैं, 1 जुलाई से भी कर देते हैं, तो सालाना बुनियादों पर तो इन्होंने एक बता दिया 5 से 7 रुपए का। अब वो था इनका एक स्टेबल एक्सचेंज रेट के ऊपर, उसके ऊपर अब ये IMF कह रहा है आप जो ऑन एन एवरेज आपकी डिवैल्यूएशन होती है, अमूमी तौर पर पाकिस्तान में कोई 7-8% के रुपए की कदर में कमी होती है। तो अगर 7% की डिवैल्यूएशन भी हम एवरेज लेने इसमें डाल दें तो फिर ये 7 रुपए नहीं रहेगा। एक और बड़ा फैक्टर जो IMF को बताया गया है, आज ज़्यादा डराने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, कि वो ये है कि उन्होंने कहा कि ये जो हमने प्राइस निकाली है, इसमें जो सब्सिडी हमने मांगी है वजारत खजाना से, कोई 1234 अरब रुपए की मांगी है। तो ये जो हम डिटर्मिनेशन करें 1234 अरब रुपए की बेस पे कर रहे हैं, इसमें मजीद इजाफा या कमी हो सकती है सब्सिडीज के लेवल के ऊपर। तो वजारत खजाना ने जो सब्सिडीज इंडिकेट किए हैं पावर डिवीजन को, वो किए हैं सिर्फ 920 अरब रुपए की। तो इसका मतलब है कि अगर जो 1234 अरब रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं रखती एनर्जी और बिजली की मद में इस बजट में, तो बाकी जो फिर पैसा है अगर गैप आता है तो वो फिर आप और हम जैसे जो सार्फिन हैं उनसे पूरा किया जाएगा। अब इसमें एक और जो इशू है, अब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मईशत को भी चलाना है और इंडस्ट्री वाले आपको पता है कि बड़ा शोर कर रहे हैं। अभी भी इस हफ्ते भी मैंने देखा कि जो एप्टामा वाले हैं उनके बड़े बड़े इश्तिहार छपे हैं जिसमें एज यूजुअल बजट से पहले वो गिला करते हैं जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, बिजली की कीमतें कम करें। इसमें भी एक प्रपोजल गवर्नमेंट की तरफ से सामने आया था कि जो 200 अप टू 200 जो यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं उन पर कोई स्पेशल सरचार्ज लगाया जाए ताकि जो इंडस्ट्री की बिजली है उसको कम किया जा सके, सस्ता किया जा सके। लेकिन IMF ने वो प्रपोजल भी मुस्तरद कर दिया। IMF इस वक्त गुड कॉप और बैड कॉप वाली पॉलिसी अपनाए हुए। वो कह रहे हैं एक साइड पे तो ठीक है, जो वो सारिफिन जिनका उनके ख्याल में उनकी इतनी इस्तात है कि वो बोझ बर्दाश्त करें, उन पर तो आप मजीद बोझ डाली है, लेकिन वो जो नहीं कर सकते बर्दाश्त, उनके ऊपर ना बोझ डालें या कम डालें। तो ये एक प्रपोजल था। फिर जो सेक्रेटरी पावर थे उन्होंने ये प्रेजेंट किया IMF को कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनको कोई 634 अरब रुपए की या रफली कुछ 600 बिलियन प्लस की सालाना सब्सिडी जा रही है। उसमें जो बजट से पैसा जा रहा है वो सिर्फ 158 अरब रुपया जा रहा है। बाकी जो है क्रॉस सब्सिडाइजेशन, मतलब ये कि इंडस्ट्री से पैसा लेकर सब्सिडी लेकर, कमर्शियल कंज्यूमर से सब्सिडी लेकर, और वो डोमेस्टिक सारिफिन जिनकी कंजम्पशन के लेवल ज़्यादा और इनकम लेवल्स भी ज़्यादा, उनसे सब्सिडी लेकर ये जो प्रोटेक्टेड सारिफिन है 200 यूनिट्स तक की, उनको सब्सिडी दी जाती है। तो 474 अरब रुपया सब्सिडी इन 3 सारिफिन से, जो हाई इनकम कैटेगरी के डोमेस्टिक सारिफिन है, कमर्शियल हैं और इंडस्ट्रियल हैं, उनसे लेके प्रोटेक्टेड को दी जाती है। तो सेक्रेटरी पावर ने ये प्रपोजल दिया IMF को कि आप ये जो क्रॉस सब्सिडी है इसको जो बर्डन है, बोझ है, उसका कुछ कम कीजिए, और जो प्रोटेक्टेड सारिफिन है जिनकी पिछली 2 एनुअल इंक्रीजेस भी उनके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हुई, उनका कुछ हमें रेट बढ़ाने दें। उन्होंने प्रपोज ये किया था कि 50 रुपये फी हाउस होल्ड से लेकर कुछ 450 रुपये फी हाउस होल्ड, वो और उसके साथ उनका जो टैरिफ है उस पर भी एडजस्टमेंट करने दें। तो IMF ने अगेन ये एक प्रपोजल नहीं माना कि ये जो बिल्कुल ही वल्नरेबल जो क्लास है सारिफिन की, इसके ऊपर वो कह रहे हैं जी कि हम आपको मजीद जो बोझ है वो अलाउ करें नहीं करेंगे। बट ये नाज़रीन, ये जो पॉलिसी है IMF की ओवरऑल कि आप बिजली की कीमतें बढ़ाते जाएं और आपका फिर आप ये ख्वाहिश करें कि आपकी जो बिजली की कंजम्पशन है, खपत है, वो भी कम नहीं होगी और सर्कुलर डेट का जो लेवल है नेट लेवल पे वो जीरो हो जाएगा, तो अब ये खाम ख्याली है, ये गलत पॉलिसी रही है। और अभी भी जो हुकूमत भी और IMF भी दोबारा बिजली की कीमतों में इजाफे की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगले साल जून 2025 में जब हम बैठे आपसे बात कर रहे होंगे तो फिर जो भी उस वक्त के सेक्रेटरी पावर होंगे वो यही IMF को बताएंगे कि नहीं जी, अब फिर जो सर्कुलर रेट का लेवल है वो जो एग्री किया था उससे ज्यादा हो गया। सारिफिन पहले ही 62 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत दे रहे हैं। तो ये जो 3 इंक्रीजेज अब आएंगे जुलाई में, उसके बाद
बिजली की कीमत अगर 80 से 85 रुपए फी यूनिट हो जाएगी तो फिर क्या लोग सोलर जो पैनल्स हैं वो नहीं लगाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और बेहतर यही है कि ब्यूरोक्रेसी जो है, IMF है और हुकूमत है, वो इंसिस्ट करने के बजाय अपनी पॉलिसीज में करेक्शन लेके आए और बिजली की कीमतों में इजाफे के अलावा कोई और हल निकाले। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो IMF और पाकिस्तान की डिस्कशन जो है उसके ऊपर मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले तो हम जिक्र कर रहे थे बिजली की कीमतों और एनर्जी सेक्टर के हवाले से। जो IMF का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है, हुकूमत पाकिस्तान ने अगले साल जो उनके मेजर इक़्तिसादी और मुआशी अहदाफ हैं वो फ्रेमवर्क भी उनके साथ शेयर किया है। और वो फ्रेमवर्क में क्या कोई बड़ी तब्दीली हमें दिखाई दे रही है, ख़ास करके अगर हम पाकिस्तान की जो रूट कॉज है पाकिस्तान की मईशत की, वो रेमिटेंसेज और ख़ास करके आप जिसे कहते हैं कि बरामदात में इजाफा ना होना, क्या उसमें कोई बेहतरी हमें नज़र आ रही है? तो जो मैक्रो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फ्रेमवर्क जो है अगले माली साल का जो पेश किया है गवर्नमेंट ने, तो आपको पता है कि गुज़श्ता कई माह से एक एफर्ट हो रही है, SIFC हो, बाकी जो सारी कोशिश हो कि हमने किसी तरीके से जो डॉलर की इनफ्लो है उसको बढ़ाना है, अपनी बरामदात में इजाफा करना है। तो ये जो फ्रेमवर्क पेश किया है, जो नंबर्स शेयर किए हैं गवर्नमेंट ने IMF के साथ, उसमें तो कोई मेजर चेंज लग नहीं रही। एज़ यूजुअल हमारी जो इन्हिसार है एज़ फार एज डॉलर्स आर कंसर्न, वो बाहर की दुनिया पर, अपने दोस्त ममालिक पर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर रहेगा। देखिए कामरान, मैं बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि IMF का जो प्रोग्राम होता है वो आपके तमाम मसाइल का हल नहीं होता। एक जो चीज़ फॉर द टाइम बिंग आ जाती है, एक फिस्कल डिसिप्लिन आ जाता है। वो इसलिए फिस्कल डिसिप्लिन आ जाता है, जब कमरे की तमाम बत्तियां बुझा देंगे तो बिजली का बिल वैसे ही कम आएगा, तो इसमें IMF का तो कोई कमाल नहीं है। लेकिन जिस किस्म की पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रही है अंडर द IMF प्रोग्राम, पाकिस्तान के मसाइल तो बढ़ रहे हैं। वक्ती तौर पर आपकी ऑक्सीजन की पाइपलाइन जो है वो ऑन हो जाती है, जैसे IMF का प्रोग्राम खत्म होता है, टूटी बंद होती है, तो फिर आपके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि जब तक पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में रहेगा, पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी आपको रहती हुई नजर आएगी। मैंने लास्ट वीक जब इंटरव्यू किया था अदनान खान का, जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट है FCDO के, फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस जो यूनाइटेड किंगडम का है, तो उन्होंने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कही थी, जो हम आम जिंदगी में भी ये बात कहते हैं, लेकिन एक सीनियर लेवल से जब ये बात है उसकी अहमियत ज़्यादा होती है। उन्होंने कहा कि कोई भी नॉर्मल कंट्री जो है वो IMF के प्रोग्राम नहीं लेती। तो और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को आइंदा चंद साल IMF के प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो एक चीज़ अब एस्टैब्लिश होगी ना, पाकिस्तान एक एबनॉर्मल कंट्री है जो मुसलसल IMF के प्रोग्राम में। और जो आपका इंटरव्यू पढ़ा था उसमें उन्होंने एक एनर्जी से रिलेटेड ये भी बात की कि पाकिस्तान को मजीद एनर्जी सेक्टर के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो नहीं लेनी चाहिए, और जो भी सरमायाकारी आप लें वो एक्सपोर्ट को उसको इंक्रीज करना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो बाहर की कंपनियां आए यहाँ पे अपना पैसा बना के निकलती बने और हमें कोई फायदा ही ना हो। एग्जैक्टली लेकिन हुकूमत फिर अगेन वो जो लेसन है वो नहीं ले रही। अभी जैसे हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे कि ये बिजली की कीमतें भी बढ़ाएंगे, ये और काम भी करेंगे, और फिर कहेंगे नहीं जी कंजम्पशन कम हो गई है, तो कंजम्पशन तो कम होनी है। और यहाँ पे एग्जैक्टली ये कि आप एक और 2 नए पावर प्लांट्स लेके आ रहे हैं, 2000 मेगावाट और ऐड करेंगे, और आइडल कैपेसिटी लोगों के ऊपर पड़ेगी। तो ये वो सारी एक जो डिबेट है वो चलती रहती है। पर अभी भी अब जो फोरकास्टिंग की बात हुई है उसमें बिफोर के हम गवर्नमेंट की फोरकास्टिंग की बात करें, आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने करंट अकाउंट खसारे के नंबर्स जारी किए 10 माह के, और ये नंबर्स देख के मेरा ख्याल कम से कम IMF को, जो IMF की मैनेजमेंट है, उनको पाकिस्तान से रिलेटेड जो IMF का स्टाफ है उसमें से कुछ तब्दीलियां कर दें। वहाँ पे भी शायद शहबाज शरीफ साहब को भेजें, कोई उनको किसी को OSD बना दें कि जितनी रॉन्ग एस्टिमेशन अगर हुकूमत पाकिस्तान ने की उससे ज़्यादा रॉन्ग एस्टिमेशन जो है वो IMF के। पिछले प्रोग्राम में हमने बड़ी तफसीली बात की थी कि $3 अरब का तखमीने की बात कर रहे हैं करंट अकाउंट खसारे की, और शुरू उन्होंने किया था $6.4 अरब। अब 10 और इसहाक डार साहब की तारीफ की तो लोगों ने हम पर भी तनकीद की है कि आप ही अपने प्रोग्रामों में बैठकर कहते थे कि बड़ा गलत कर दिया इसहाक डार ने, और अब आपको इसहाक डार। देखिए हमारा जो उसकी तनकीद या तारीफ होती है वो किसी शख्सियत की नहीं होती, हम पॉलिसीज के ऊपर बात। अगर किसी की पॉलिसी अच्छी है तो वो हम उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें उस वक्त नहीं पता चलती, बाद में पता चलती, अगेन वी विल हाईलाइट इट विदाउट डिफेंडिंग आवरसेल्फ और क्रिटिसाइजिंग समवन एल्स। अब ये जो करंट अकाउंट खसारे का नंबर आया 10 माह का, इसमें जो करंट अकाउंट खसारा पाकिस्तान के 10 माह में वो गैस करे कितना होगा? एनी आइडिया? अब चले मैं आपको 2 क्लू दे देता हूं कि IMF कह रहा है कि सालाना खसारा होगा, अभी 2 माह रहते हैं उसके साल को कंप्लीट होने में, $3 अरब, अब रिवाइज नंबर जो है, और जो पाकिस्तान कह रहा है उन्होंने $6 अरब कहा था, एडिशनल $6.4 अरब, और अब
जो गवर्नमेंट का रिवाइज नंबर है वो 1.8 अरब डॉलर है 12 माह के। 10 माह के नंबर्स कितना होगा? एनी गेस? देखें जो ट्रेंड जो शो कर रहा है, अगर 6.4 बिलियन पहले था, पाकिस्तान ने 3 बिलियन लगाया था, तो मैं अपना अंदाजा लगा रहा हूं तो शायद 1.5 बिलियन डॉलर होगा 10 माह उसके आसपास। 10 माह का ये है 20 करोड़ डॉलर, 202 मिलियन डॉलर, 202 मिलियन डॉलर, 202 मिलियन डॉलर। अच्छा, तो कितना अब यहाँ से इसको आप एक्सपैंड करेंगे इकोनॉमी को? पैसा तो है कोई नहीं, इकोनॉमी एक्सपैंड उस तरीके से तो हो नहीं सकता। ऑलमोस्ट ये तो 1 अरब महीना रह गया ना। हाँ, तो एक से सवा बिलियन डॉलर के दरमियान 1.5 बिलियन डॉलर हो जाएगा एट बेस्ट। तो ये इस वक्त सूरत हाल सारी बनी हुई है। तो ये नंबर्स देख के कम से कम शहबाज शरीफ साहब को हमें मेरा ख्याल वक्ती तौर पर भेज देना चाहिए कि वहां पे IMF के हेडक्वार्टर में जाएं और 2-3 IMF के लोगों को OSD बना दें। यही सबसे बड़ी वजह है कि आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो एक जगह पे स्टेबल हैं। एंड सेकेंडली जो अदरवाइज जो एस्टिमेशन थी कि शायद रुपए की कदर जो है वो 300 से ऊपर भी चली जाए, गवर्नमेंट का खुद 290 पे बजट बनाया था, तो एक जो रुपए की कदर आपको स्टेबल नजर आ रही है मार्केट के अंदर बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि आपका करंट अकाउंट खसारा जो है वो अनबिलीवेबली वो मतलब चूंकि आपने इकोनॉमी को बिल्कुल चोक कर दिया ना, हर चीज आपने बंद कर दी, इंपोर्ट्स आप अलाउ नहीं करे। अभी जो नंबर्स यही देखे ना, अगर आप जो स्टेटमेंट ने भी दिए हैं, जो 10 माह में इंपोर्ट्स हुई हैं वो हुई हैं तकरीबन कोई 43.4 बिलियन डॉलर, जो पिछले साल से 5% कम है। और कंपेयर टू दैट जो एक्सपोर्ट्स हमारी हुई, एक्सपोर्ट्स में भी उस तरह इंक्रीज नहीं आ रहा, 11% इंक्रीज एक्सपोर्ट्स में, 25.7 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स हुई हैं। बट बॉटम लाइन ये है जिसकी भी आपने तरफ इशारा किया कि जो आइंदा माली साल है उसमें भी कोई इतनी इनकरेजिंग प्रॉमिस। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि अब तो चलें इस दफा के इस माली साल के तो IMF के कम से कम करंट अकाउंट के जो नंबर्स हैं उसमें तो क्लियरली वो बड़े गलत साबित हुए हैं। जो अगले साल के नंबर्स हैं उसमें अब क्या IMF अग्री कर रहा है, पाकिस्तान की क्या एस्टिमेट है? क्योंकि हमारी जो मईशत की आप कह सकते हैं कि बुराई की वो जड़ है करंट अकाउंट खसारा है, जिसकी वजह से हमें IMF के पास जाना पड़ता है, दोस्तों से उधार पैसे लेने पड़ते हैं। अगले साल की क्या एस्टिमेट से कितना रहेगा? पाकिस्तान का एस्टीमेट अगले साल का तकरीबन 4.2 अरब डॉलर का है। IMF का कोई 4.6 बिलियन डॉलर का, कोई मेजर फर्क नहीं है। 400-500 मिलियन डॉलर का इज नॉट अ बिग डिफरेंस। और लगता है कि IMF को भी थोड़ा सा शायद उनको डर है कि कोई इनको कोई आगे सस्पेंड ना कर दे, तो स्लाइटली उन्होंने अपने नंबर्स को इंप्रूव किया है। अब दूसरा इसके साथ जो बाकी नंबर है जिसके ऊपर हम बात भी करना चाह रहे थे, वो आपके जो रेमिटेंसेस के हैं और एक्सपोर्ट्स के हैं। अब हुकूमत आपको पता है कि कभी 100 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट्स की बात करती है, कभी 50 बिलियन डॉलर की सालाना एक्सपोर्ट्स की बात करती है। इनका जो अगले साल का जो तखमीना एक्सपोर्ट का वो इन्होंने लगाया 32.7 अरब डॉलर का। इस साल का इनका ख्याल है कि कोई ये तकरीबन क्लोज टू 31 बिलियन डॉलर रहेगा और 32.7 अरब डॉलर अगले साल की बात कर रहे हैं। 6% की ग्रोथ कर रहे हैं और 6% ग्रोथ ही ये रेमिटेंसेज में दिखा रहे हैं। उसका भी एस्टीमेट कुछ 30.5 अरब डॉलर का, इस साल का कोई 28.5 अरब डॉलर का है। अब इन दोनों नंबर्स को आप जमा कर लें, इस इंक्रीज के बाद जो अगले साल की प्रोजेक्टेड इंपोर्ट्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है 58 अरब डॉलर और IMF कह रहा है 60 अरब डॉलर। तो फिर भी आपकी एक्सपोर्ट्स और आपकी रेमिटेंसेज पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स की स्प्रेस्ड रिक्वायरमेंट्स है जो दबाई हुई है हुकूमत पाकिस्तान, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, वो आपकी कोई तकरीबन 58 बिलियन डॉलर मेजर चेंज नहीं है। और उससे कम एक जो सबसे बड़ा इशू ऑब्वियसली अवाम जो महंगाई की सताई है, उसमें जो गवर्नमेंट ने बड़ा एम्बिशियस टारगेट सेट किया है कि अराउंड 11.8% रहेगी। तो डू यू थिंक महंगाई की जो शरह है ये अचीवेबल है? देखिए IMF का ख्याल ये था, जो बिजली की कीमतें IMF का ख्याल 12.7% इन्फ्लेशन रेट रहेगा। गवर्नमेंट का तकरीबन 11.8%, 1% का फर्क है इनका। मेरी कल ही डॉक्टर हफीज पाशा से किसी जगह पे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके जो मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल जो डॉक्टर हफीज पाशा का है उसमें जो प्रपोज इंक्रीज है, डिवैल्यूएशन है और ये सारे फैक्टर्स अगर आप डाल लें, उनके ख्याल में, डॉक्टर हफीज पाशा के ख्याल में अगले माली साल में पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो है वो 19 से 21% के दरमियान रहेगी। ये बहुत अहम है। IMF कह रहा है कि तकरीबन 13% महंगाई की शरह होगी, हुकूमत कह रही है तकरीबन 12% होगी। और डॉक्टर हफीज पाशा अपनी असेसमेंट जो उनकी बेस है उसकी बेस पे वो ये कह रहे हैं, कीपिंग इन माइंड रुपए की कदर में कमी जो IMF कह रहा है, कीपिंग इन माइंड जो बिजली की कीमतों में इजाफा और बाकी फैक्टर्स, वो कह रहे हैं 19 से 21%। IMF तो खुश होगा ना कि ये असेसमेंट जो हफीज पाशा साहब कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इंटरेस्ट रेट के साथ लिंक्ड है। क्योंकि एक तरफ अगर वो खुद मान रहे हैं कि शायद अगले माली साल एवरेज महंगाई की शरह 12.7% रहेगी, तो फिर जो इंटरेस्ट रेट है उसी के आसपास होना चाहिए, वो तो 22% पे खड़ा है। और सुना है कि IMF
चाहती है कि इंटरेस्ट रेट को बस इधर ही रखें। हमने ट्रिब्यून में ये चीज़ रिपोर्ट भी की थी, IMF की तरफ से ये इशारे हैं मीटिंग्स के दौरान कि इंटरेस्ट रेट को तो बराए मेहरबानी अभी ना ही छेड़े, अगर करना भी तो मामूली सा कोई वो कह रहे हैं कि आप रिडक्शन कर सकते हैं, बट उससे पाकिस्तान का मसला हल नहीं होगा। 2 आखिरी नंबर लेते हैं फिर बात करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं। नाज़रीन, जो अगले साल GDP ग्रोथ है, जो पाकिस्तान की इकॉनमी कितनी ग्रो करेगी, उसकी जो एस्टिमेट्स हुकूमत ने IMF को दिए वो 3.7% के एस्टिमेट्स थे। इस साल भी 3.5% इनका हदफ था, लेकिन अब 2.6% की बात हो रही है। तो 3.7% की अगर आपकी इकॉनमी का ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड है या आपका टारगेट है, तो फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जो महंगाई और जो बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट के जो मसाइल हैं वो अपनी जगह पे कायम रहेंगे। मुश्किल सूरत हाल है। हम बिल्कुल भी हुकूमत को ये रिकमेंड नहीं कर रहे कि उधार लेकर वो अपने जो इकॉनमी की जो ग्रोथ है वो दिखाए, लेकिन इसके साथ ही कुछ इनोवेटिव भी करना पड़ेगा। जो बिजनेस एज यूजुअल है, इसमें पाकिस्तान की इकॉनमी चलती हुई दिखाई नहीं दे रही, और जिस किस्म का बोझ आवाम के ऊपर डाला जा रहा है उसमें अब लोगों में इतनी सख्त नहीं रही कि वो अपने वो 2 वक्त की जो रोटी है, जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, वो भी अपनी जो है वो अपने बाइज़त तरीके से कमा सके। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे एक और अहम मसला, प्राइवेटाइजेशन, उसके ऊपर IMF का क्या व्यू है और हुकूमत के अंदर इसके ऊपर क्या झगड़ा पड़ा हुआ है। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां पाकिस्तान IMF के साथ 24वां जो प्रोग्राम है नेगोशिएट कर रहा है, हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत है वो अपने पूरे इन सालों में एक दफ़ा IMF के पास गया, और वो भी अर्ली 90s में, जहां पर उनको ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, तो कहा यह जाता है कि उस वक्त जो उन्होंने पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट की, डीरेगुलेशन की, प्राइवेटाइजेशन की, और वो जो उन्होंने कहते हैं कि जो फार्मूला लिया था, पाकिस्तान के वेल नोन इकोनॉमिस्ट, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र भी रहे, सरताज अजीज़ साहब, उनसे लिया था। और 30-35 साल होने को हैं, भारत कहाँ पहुँच गया। और पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड, आज भी हम बातें तो हमारी तमाम सियासी जमातें करती हैं कि जी प्राइवेटाइजेशन करनी है, बिजनेस करना हुकूमतों का काम नहीं होता, लेकिन विद इन द PMLN आज भी कंसेंसस नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन अगर करनी है तो किस इदारे की प्राइवेटाइजेशन करनी है। तो ये कितना लम्हा फिक्रिया है कि एक तरफ वो सरताज अजीज़ साहब का जो भी फार्मूला था, कहते हैं कि जो उनकी फ़िलासफ़ी थी उसको भारत ने इम्प्लीमेंट करके कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और PMLN में वो रहे भी सरताज अजीज़ साहब, लेकिन PMLN आज भी फंसी हुई है कि प्राइवेटाइज तो करना है लेकिन किस इदारे को करना है। देखिए, जैसे हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे ना कि जो माइंड सेट है ना वो अभी तक मुझे तब्दील होता नज़र नहीं आ रहा है हुकूमतों का, चाहे किसी की भी हुकूमत हो। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, उससे पहले केयर टेकर की गवर्नमेंट, उनका गंदम का स्कैंडल सामने आया, उससे पहले PDM से पहले PTI। ये जो डंग टपाव की अप्रोच है ना, ये पाकिस्तान को कहीं लेकर नहीं जाएगी, और फिर इनके अंदर जो पोलिटिकल डिविजन्स होती हैं, इनकी फ्रिक्शंस होती हैं, वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। IMF की जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली पाकिस्तान को कहा कि आपको जो निजकारी है वो हमारे अगले प्रोग्राम का अहम सतून है, और पावर सेक्टर को तो आपको पूरा प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद अब 2 काबीना की कमेटियां हैं, एक कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन है जिसको इसहाक डार साहब चेयर कर रहे हैं, और दूसरा कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज है जिसको मोहम्मद औरंगजेब साहब चेयर कर रहे हैं। इस हफ्ते जो CCOP की, जिसको डार साहब चेयर करते हैं, उसकी जब मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में तय ये पाया, क्योंकि जो निजकारी की डिवीजन है उसने 85 जो एंटिटीज थी, जो हुकूमती मलकियती इदारे, उसकी लिस्ट CCOP के सामने रखी। उसमें उन्होंने कहा जी 21 को प्राइवेटाइज कर दें, 39 उन्होंने कहा जी स्ट्रेटेजिक एंड एसेंशियल है, इसको तो प्राइवेटाइज किया नहीं जा सकता, और 18 ऐसी एंटिटीज हैं जिसका उन्होंने कहा जी कि वजारतों ने कहा प्राइवेटाइज नहीं करना, लेकिन उसकी वजूहात नहीं बताई, वो स्ट्रेटेजिक है नहीं है, क्यों नहीं करना। डार साहब की कमेटी ने यह हदायत दी थी कि 21 को उन्होंने 24 कर दिया, उसमें रूजवेल्ट होटल और 2 और एंटिटीज उन्होंने शामिल कर दी, और बाकी जो 40 एंटिटीज थी रफली, उसका उन्होंने ये कहा कि ये फैसला जो है कि ये 40 स्ट्रेटेजिक एसेंशियल है, ये वजारतें नहीं करेंगी, कैबिनेट कमेटी ऑन SOEs करेगी, मोहम्मद औरंगजेब साहब की कमेटी करेगी। मामला उन्हें रेफर बैक कर दिया है औरंगजेब साहब की कमेटी को। और मेरे लिए जो सरप्राइजिंग चीज थी कामरान इसके अंदर, वो ये थी कि औरंगजेब साहब की कमेटी को वजारत खजाना ने यह बताया कि हम अभी तक वजारतों की तरफ से हमारे पास कोई लिस्ट नहीं आई कि कौन से जो इदारे हैं वो स्ट्रेटेजिक और एसेंशियल और कौन से नहीं है। अब ये मिस स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट्स है, ये जानबूझ के किया गया है, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं देना चाहता। जब कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन में वो लिस्ट पेश हो चुकी है, वहां पे औरंगजेब साहब मौजूद थे, तो फिर ये कैसे स्टेटमेंट दी जा रही है कि हमारे पास तो लिस्ट ही कोई नहीं है, तो हम फैसला कैसे करेंगे। तो कैबिनेट कमेटी ऑन SOEs ने यह फैसला किया कि चूंकि इनके पास 6 माह की एक
एक पीरियड होता है टोटल जो आपकी पॉलिसी है, तो 6 माह के अंदर उन्हें बताना होता है, तो 6 माह 27 मई को पूरा हो रहे हैं, तो 20 मई तक अपनी ये लिस्ट हमें फराहम कर दें। कैसे ये मुल्क चल रहा है, एक काबीना की कमेटी एक बात कर रही है, दूसरी कमेटी दूसरी बात कर रही है, एक वजीर उसी कमेटी में बैठ के एक बात सुनते हैं, दूसरी कमेटी में बैठ के वो दूसरी बात सुनते हैं, तो ऐसे मुल्क ये चला रहे हैं। दो चीजें मुझे लगता है कि हमें जो अपनी जो डिक्शनरी है या जो भी उसे निकाल देनी चाहिए। एक, जब भी आपने कोई चीज़ काम नहीं करना होता या कोई चीज़ छुपानी होती है तो हम उसको कोट एंड कोट कहते हैं जी, कौमी मफाद में ये बता नहीं सकते। अब ये एक नया मंत्र आ गया जी, स्ट्रेटेजिक और एसेंशियल जो है। चलें, एक दो चीज़ें तो हो सकती हैं, और जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स या कौमी मफाद के नाम पर आम लोगों से इंफॉर्मेशन छुपाई जाती है, जिनको पता होनी चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन उनको पता होती है जिससे आप ये छुपा रहे होते हैं। तो एक तो ये चीज़ आई थिंक मुझे लगता है कि जो खुद एक वजारत है जिसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, मैं क्यों कहूँगा कि मैं गवर्नमेंट के अगर उस पे बजट पे याशी कर रहा हूँ, सारी फैसिलिटीज़ हैं, और कल वो प्राइवेटाइज हो जाता है तो वो तो फिर जो प्राइवेट मालिक है वो तो चीज़ें ये नहीं देखता। तो एक तो किसी थर्ड पार्टी को ये असेस करना चाहिए। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर ने तो स्टेटमेंट दिया ना, पहले यह है कि जी वो जो लॉस मेकिंग है उनको करें, वो तो कह रहे हैं जो लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट में जा रही है तमाम को आप प्राइवेटाइज करें। उसमें प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट बड़ी रैशनल है और बड़ी उन्होंने मुनासिब बात की है कि वो इदारे जो स्ट्रेटेजिक और एसेंशियल है उसके अलावा तमाम प्राइवेटाइज कर दें। लेकिन स्ट्रेटेजिक और एसेंशियल भी तो अभी डिटर्मिन नहीं हुआ है ना। और जिस किस्म की ये लिस्ट है, पाकिस्तान एक्सपो सेंटर, पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मतलब एक मजाक बनाया उन्होंने स्ट्रेटेजिक के नाम। उसी तरह का मजाक है जो इन्फॉर्मेशन के हवाले से होता है कि हर चीज के ऊपर सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल न्यूक्लियर वेपन बनाती है, पता नहीं। पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास कौन से ऐसे न्यूक्लियर एसेट्स हैं इसलिए वो स्ट्रेटेजिक और एसेंशियल की कैटेगरी में भी नहीं आता ना। टूरिज्म एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है और पीटीडीसी उसकी एक एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है। हाँ, ये जरूर सकता है कि कोई ब्रोकरेट किसी जगह पे जाए तो उसको फैमिली के लिए, खुद के लिए कोई अच्छा कमरा मिल जाए, और अच्छा और बहुत सारे बोर्ड के लिए एसेंशियल हो सकता है, एसेंशियल हो सकता है। या बोर्ड के ऊपर जाए तो कुछ चंद हजार की फी मिल जाए, लेकिन उस चंद हजार की, वही जो बात है ना कि अपने एक पाव गोश्त के लिए अगर पूरा क्या ऊंट ज़िबा कर देते हैं, तो यहाँ पे वही चक्कर हो रहा है कि मुल्क किधर जा रहा है। बहरहाल मेरा ख्याल टाइम हमारे पास कम है तो इसके ऊपर फर्दर बिल्कुल डिस्कस करेंगे। और जो कलेक्टिव आपको पता है कि अरबों रुपए, ट्रिलियंस ऑफ रुपीस जो है ये सालाना नुकसान होता है हमें इसकी वजह से, जो हम बजट से और टैक्स की पैसों से ये पैसे अदा कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस हफ्ते रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने चीन का दौरा किया और जो हाल ही में वो रिकॉर्ड 5वीं मरतबा रूस के सदर मुंतखब हुए हैं, तो उसके बाद किसी भी मुल्क का उनका ये पहला दौरा था। और वहाँ पर जो चीन के सदर हैं शी जिनपिंग, उन्होंने उनका खुद इस्तकबाल किया, रेड कारपेट उनको वेलकम दिया, उनको सबसे अपना पुराना दोस्त करार दिया। और वो कहें भी क्यों ना, क्योंकि पिछले 10 सालों में चीन और रूस के सदूर के दरमियान ये 40वीं मुलाकात थी। आप इमेजिन करें कि किसी भी शायद जो लीडर्स हैं इतनी ज़्यादा मुलाकातें उनके दरमियान नहीं हुई। ये जो दौरा था वो क्यों इंपॉर्टेंट था? आपको पता है कि दुनिया क्लियरली इस वक्त 2 ब्लॉकों में आपको मुनकसिम नज़र आती है। एक तरफ अमेरिका है, उनके मगरबी इत्तेहादी हैं, दूसरी तरफ चीन, उसके साथ रशिया, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अमेरिका की हिजेमनी है, जो अमेरिका लेड ग्लोबल ऑर्डर है, उसको चीन अपने रूस जैसे इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। और शहबाज, इस तनाजुर में ज़ाहिर है कि अमेरिका बिल्कुल खुश नहीं था, मगरब भी खुश नहीं था, क्योंकि जो कुछ यूक्रेन में रूस ने किया है तो वो रूस को आइसोलेट करना चाहते हैं, खास करके उनके सदर व्लादिमीर पुतिन को भी। लेकिन चीन की तरफ से उनको रेड कारपेट वेलकम देना वो बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं किया गया। तो इसलिए इस दौरे की जो है ना बड़ी इस लिहाज से सिग्निफिकेंस है। दो के ये चीन की ऑब्वियसली डिप्लोमेसी है, पब्लिकली उन्होंने ये कहा है कि हमारा ये जो अलायंस है या जो अपनी पार्टनरशिप है किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं है। बट नेवरदलेस जो रूस के सदर हैं उन्होंने तो यही इसको प्रोजेक्ट किया कि अमेरिका भले मगरिब की दुनिया उनको आइसोलेट करने की कोशिश करती रहे, चीन उनके साथ खड़ा है और चीन मैटर्स अ लॉट। देखिए कामरान, जो किसी भी मुल्क की सॉवरेनिटी होती है उसकी जो यूनाइटेड नेशन के सिस्टम के अंदर कोई अगर कोई कंट्री है तो उसकी सॉवरेनिटी को इस तरीके से कोई भी मुल्क ब्रीच करेगा तो उसकी तो मजम्मत एक बनती है। वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे। और यूक्रेन के ऊपर जो हमला था रूस का, वो एक इंटरनेशनल नॉर्म्स जो है उसके ख़िलाफ़ था। लेकिन जो कुछ पैलेस्टाइन में हो रहा है और उसके ऊपर जो अमेरिका की, वेस्टर्न कंट्रीज़ की, यूरोपियंस की जो खामोशी है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो पीछे रह जाती हैं। जिस तरीके से बच्चों का, चीन का भी मौक़िफ़ यही था कि जब कि चीन ने कंडेम नहीं किया ना आज तक
यूक्रेन के ऊपर जो भी इन्वेड किया रूस ने, तो उनकी यही अप्रोच रही है कि ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है, आप या तो फिर अक्रॉस द बोर्ड उसको अप्लाई करें ना। जब आपके इंटरेस्ट होते हैं तो आप अफगानिस्तान पे भी चढ़ाई कर देते हैं, इराक में भी चले जाते हैं, लीबिया में भी चले जाते हैं, और जब आपका इंटरेस्ट नहीं होता तो मसलन ये बिल्कुल बड़ी अलार्मिंग बात है फ़लस्तीन का आपने जिक्र किया, क्योंकि अब आई थिंक कंपेलिंग एविडेंस मौजूद है कि वहाँ पे जेनोसाइड कमिट हो रहा है गजा के अंदर। लेकिन इस हफ्ते हमने देखा जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उन्होंने कहा कि अमेरिका को कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि इजराइल जो है वो जेनोसाइड कमिट कर रहा है। तो ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। तो जब आप इस तरह की पोजीशन लेंगे, एक तरफ अपने आप को जमहूरियत का, ह्यूमन राइट्स का चैंपियन कहते हैं, और फिर इतनी बड़ी कंट्रडिक्शन होगी, और चीन तो ऑब्वियसली कोई छोटा मुल्क तो नहीं है, दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है, वो तो डिक्टेशन और वैसे भी कहा जा रहा है कि 21st सेंचुरी जो है वो एशिया की सेंचुरी है। टाइम विल कम कि जब यही कंट्रीज इनको दे विल हैव टू पे जो भी ये कुछ कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के नाम पर, और जिस किस्म की ग्रेव वायलेशंस हो रही हैं। बट कमिंग टू दिस रशियन प्रेसिडेंट विजिट, इसमें जो इनका कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट आया उसमें क्या रीजनल इम्प्लीकेशंस हैं इसके दौरे की, या ये पर्टिकुलरली फोकस था बायलैटरल इनके जो अरेंजमेंट्स थे? देखें, बायलैटरल तो अपनी जगह पे है ही है, लेकिन ऑब्वियसली इसका रीजन पर इम्प्लीकेशंस हैं, क्योंकि जो क्लियरली आई थिंक जो रूस और चीन है वो जो अमेरिकन लेड ग्लोबल ऑर्डर है उसको चैलेंज करना चाहते हैं, और उसमें ऑब्वियसली वो एक तरफ खड़े हैं, अमेरिका दूसरी तरफ खड़ा है, और वो समझते हैं कि जो अमेरिकन बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर है वो अनजस्ट है। और उसकी एक एग्जांपल जैसे फ़लस्तीन की आप बात कर लें, मसलन इस जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने जिक्र किया कि यूएन का जो सिस्टम है वो भी कोई ठीक नहीं है, क्योंकि अनफेयर है, क्योंकि किस तरीके से अमेरिका और मगरबी ममालिक उनको चलाते हैं। तो उसकी डेफिनेटली इम्प्लीकेशंस हैं। और इस विजिट से पहले आपको पता है कि एक ट्रेड वॉर तो चल ही रही है चीन और अमेरिका के दरमियान, तो इस विजिट से पहले अमेरिका ने फर्दर ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से जो आप कह सकते हैं कि ये ट्रेड वॉर है बिटवीन टू बिग पावर्स वो इंटेंसिफाई हो गई है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इस हफ्ते कम से कम 5-6 ऐसे आइटम्स हैं जो अमेरिका इंपोर्ट करता है, उस पर उन्होंने एडिशनल जो ड्यूटीज़ या टैरिफ्स आयद किए हैं, ख़ास करके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है चाइना की, उसको उन्होंने टारगेट किया है, क्योंकि जब से ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आना शुरू हुई हैं, अमेरिका की तो शुरू में अजारादारी थी जैसे टेस्ला और बाकी जो उनकी कार मैन्युफैक्चरर कंपनीज है, लेकिन अब देखते ही देखते जो जो चाइनीज़ ईवी कंपनीज हैं उन्होंने आई थिंक बड़ा मैसिवली अपना जो शेयर है ग्लोबल मार्केट में इंक्रीज़ किया है। इस वक्त ग्लोबल अगर आप सेल्स देखें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो उसमें जो चीन का शेयर है वो 60% है, और आप हैरान होंगे कि 2012 में यही चीन का जो शेयर था वो 0.1% था, और इन 12 सालों के अंदर आप देखेंगे कितना बड़ा जंप आया है कि कहाँ 0.1% से 60% तक अब ये पहुँच गए हैं। और यही ख़तरा है अमेरिका को और मगरबी ममालिक को कि अगर उन्होंने इस तरीके से जो अपनी मार्केट्स हैं ओपन रखी चाइनीज़ गुड्स के लिए, तो उनकी जो लोकल मार्केट्स हैं उनका तो भट्टा बैठ जाएगा। तो बहरहाल ये अहम ऑब्वियसली डेवलपमेंट्स हैं। जब ट्रेड वॉर इंटेंसिफाई होगी तो उसकी इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान और बाकी जो खित्ते के ममालिक हैं उन पर भी होता है। हम इस पर नज़र रखेंगे। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।